अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम क्रेब्स साइकिल के रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। क्रेब्स साइकिल में 8 स्टेप्स हैं। 8 स्टेप्स के बाद ये क्रेब्स साइकिल जो है, ये साइक्लिक पाथवे जो है, ये कंप्लीट होती है। अब हम एक एक स्टेप जो है आपको बताएंगे। क्रेब्स साइकिल का जो पहला स्टेप है बच्चों, इस स्टेप को हम कहते हैं कंडेंसेशन, यानी यहाँ दो मॉलिक्यूल्स कंडेंस होती है, कंबाइन होती है। वो कौन से हैं? क्रेब्स साइकिल के स्टेप नंबर फर्स्ट में ऑक्जेलो एस्टेट ये 4 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल है, कंबाइन होता है इस ऑक्जेलो एस्टेट के साथ 2 कार्बन एस्टेट, जो एस्टाइल कोएंजाइम ए से निकलता है। ये एस्टाइल कोएंजाइम ए है। इस एस्टाइल कोएंजाइम ए से 2 कार्बन, जो यहाँ शेडेड पार्ट है एस्टेट ग्रुप, वो कंबाइन हो जाती है 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल ऑक्जेलो एस्टेट के साथ। तो ऑक्जेलो एस्टेट के साथ जब एस्टेट कंबाइन होती है 2 और 4 6, यहाँ 6 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल बन जाता है, उसका नाम है साइट्रेट। ठीक, तो इन द स्टेप नंबर फर्स्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल, 2 कार्बन एस्टेट जो है कंबाइन हो जाती है 4 कार्बन वाले ऑक्जेलो एस्टेट के साथ, बन जाती है एक 6 कार्बन का साइट्रेट। और इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है एक एंजाइम, उसका नाम है साइट्रेट सिंथेज एंजाइम कंबाइन करता है। तो इस साइट्रेट सिंथेज की मदद से क्रेब्स साइकिल के पहले स्टेप में एस्टाइल कोएंजाइम ए का एस्टेट ग्रुप कंबाइन हो गया ऑक्जेलो एस्टेट के साथ, बन गया 6 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल साइट्रेट। ये साइट्रेट, इसको हम साइट्रिक एसिड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप है COO, ठीक, ये अभी नेगेटिव आयन के फॉर्म में है, क्योंकि इसने प्रोटॉन लूज़ किया है। नहीं तो इस तरह से COOH ग्रुप में COOH की सूरत में ये होता है। लेकिन फिजियोलॉजिकल pH पे, यानी सेल के अंदर जो pH है, उस pH पर ये प्रोटॉन जो है लूज़ करता है ये कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, इसलिए ये मौजूद होता है किस फॉर्म में? COO नेगेटिव। ठीक है, ये तो इससे पहले किस फॉर्म में था? ये 3 कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसमें COOH ग्रुप 3 थे। तो 3 COOH ग्रुप होने की वजह से इस एसिड को हम साइट्रिक एसिड भी कहते हैं। तो क्योंकि इस क्रेब्स साइकिल में जो पहला स्टेबल मॉलिक्यूल बना, वो बना साइट्रेट यानी साइट्रिक एसिड। तो इस साइट्रिक एसिड की बनने की वजह से इस साइकिल को हम साइट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। साइट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं? बिकॉज द फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल ऑफ क्रेब्स साइकिल इज साइट्रिक एसिड, इसलिए इसको साइट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। चूँकि इस साइट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होने की वजह से इसी साइकिल को हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो अब आप समझ गए क्यों क्रेब्स साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और या साइट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्रेब्स साइकिल के स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या हुआ? साइट्रेट बना। ये जो साइट्रेट है, स्टेप नंबर सेकंड में क्या होता है? इस साइट्रेट से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। ठीक, उसको कहते हैं हम डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। तो साइट्रेट से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलने से एक मॉलिक्यूल बनता है, उसका नाम है सिस एकोनिटेट। ये सिस एकोनिटेट बहुत ही हाईली अनस्टेबल है, बहुत ही अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनता है। यह अनस्टेबल मॉलिक्यूल फटाफट एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर बन जाती है, कन्वर्ट हो जाती है एक मॉलिक्यूल, उसका नाम है आइसोसाइट्रेट। तो साइट्रेट से आइसोसाइट्रेट बनता है पासिंग थ्रू ए हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल कॉल्ड एज सिस एकोनिटेट। एंजाइम का नाम है एकोनिटेस। चूँकि ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट है, इस अनस्टेबल मॉलिक्यूल के ज़रिए जाता है, इसलिए इसको हम स्टेप एक ही मानते हैं, 1 स्टेप मानते हैं।
तो स्टेप नंबर फर्स्ट ये हो गया, ये स्टेप नंबर हो गया 2। ये दोनों को मिला के एक ही स्टेप मानते हैं हम, स्टेप नंबर 2। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं 2A 2B करके, ठीक है बच्चों। तो हम सिंपली इतना आप समझ लीजिए कि इन द स्टेप नंबर 2 साइट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो गया आइसोसाइट्रेट में, ठीक, पासिंग थ्रू ए हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट। उस अनस्टेबल इंटरमीडिएट का नाम है सिस एकोनिटेट, एंजाइम का नाम है एकोनिटेस, ये है एकोनिटेस, ठीक है बच्चों, ओके। अब है स्टेप नंबर 3, ये है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या हुआ, ये जो आइसोसाइट्रेट है सॉरी आइसोसाइट्रेट, इस आइसोसाइट्रेट की होती है बच्चों ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यानी इसकी ऑक्सीडेशन भी होती है और डीकार्बोक्सिलेशन भी होती है साइट्रेट की। ऑक्सीडेशन मतलब इससे 2 हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाती है, 2 हाइड्रोजन जो है इससे रिमूव हो जाती है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है। और साथ साथ में एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाती है, तो हो गया डीकार्बोक्सिलेशन। इसलिए इस स्टेप को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो इस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की वजह से ये जो आइसोसाइट्रेट है ये कन्वर्ट होता है अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट में। आइसोसाइट्रेट जो है अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्ट होती है, ठीक, आइसोसाइट्रेट अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्ट हो गया। एंजाइम का नाम है बच्चों आइसोसाइट्रेट डीहाइड्रोजनेस, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो आइसोसाइट्रेट डीहाइड्रोजनेस एंजाइम की मदद से तीसरी स्टेप में आइसोसाइट्रेट जो है वो अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट बन जाती है। इस दौरान एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है और 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है। और ये 2 हाइड्रोजन इस तरह से रिमूव हो जाता है बच्चों कि इससे बनता है 2 हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज चढ़ गया, इसको कहते हैं हम हाइड्राइड आयन, प्लस दूसरा हाइड्रोजन जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको कहते हैं हम प्रोटॉन। दोनों मिला के 2 हाइड्रोजन बन जाती है। तो ये जो हाइड्राइड आयन है वो बाद में एक्सेप्ट करता है कौन, NAD प्लस, NAD प्लस। तो NAD प्लस हाइड्राइड आयन को कंबाइन करता है अपने साथ, तो बन जाती है NADH। और प्लस ये जो प्रोटॉन है ये यहाँ पर रह जाती है, तो बन गया NADH प्लस H पॉजिटिव, ये याद रखना आपको। स्टेप नंबर 3 में आइसोसाइट्रेट की हो गई ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और बन गया अल्फा कीटोग्लूट्रेट। इस दौरान जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ वो एक्सेप्ट किया NAD ने इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन और उससे बना NADH प्लस H पॉजिटिव, याद रखना ये, ठीक है बच्चों, ओके। अब रहा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या होता है, ये जो अल्फा कीटोग्लूट्रेट है, ठीक, इससे और एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल जाती है और 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है। फिर वही ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पर होता है। ये जो हाइड्रोजन है फिर NAD एक्सेप्ट करता है और बन जाती है फिर एक NADH प्लस H पॉजिटिव, फिर एक NADH प्लस H पॉजिटिव बन गया। तो पहले एक बना था, अब दूसरा बन गया, तो ये 2 मॉलिक्यूल अब बन चुका है। तो स्टेप नंबर 4 में फिर एक बार ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और जो हाइड्रोजन है वो एक्सेप्ट किया NAD ने, बन गया NADH प्लस H पॉजिटिव। इस दौरान एक मॉलिक्यूल को एंजाइम इसके साथ जुड़ जाती है, एक मॉलिक्यूल को एंजाइम जुड़ जाती है और इस अल्फा कीटोग्लूट्रेट से एक मॉलिक्यूल बनता है, उसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम। तो हम इस तरह से कहेंगे, स्टेप नंबर 4 में अल्फा कीटोग्लूट्रेट की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई और बन गया सक्सिनाइल कोएंजाइम A। इस दौरान एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ और हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ, लेकिन वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया NAD ने और बन गया NADH प्लस H पॉजिटिव। बच्चों इस स्टेप को कैटलाइज करने वाले एंजाइम का नाम है अल्फा कीटोग्लूट्रेट डीहाइड्रोजनेस, क्योंकि यहाँ अल्फा कीटोग्लूट्रेट से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, बन गया सक्सिनाइल कोएंजाइम A। अब बारी है स्टेप नंबर 5 की, ये स्टेप नंबर 5 की।
स्टेप नंबर 5 में क्या होता है, ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है ये, ठीक, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से ये जो कोएंजाइम ए इससे पहले जुड़ गया था वो अब फिर रिमूव हो जाती है, निकल गया वापस, कोएंजाइम ए वापस निकलता है, किससे, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से कोएंजाइम ए अलग निकलता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ हो गया था, एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, उस एनर्जी की सूरत में यहाँ पर जीडीपी पर एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है वो जुड़ जाती है, तो बनता है जीटीपी। तो जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट से क्या बनता है, जीटीपी बनता है। ये जीटीपी बाद में एटीपी में कन्वर्ट होती है। तो एक सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है किसी एटीपी से नहीं आया, ठीक है, ये किसी सबस्ट्रेट से आया है, इसलिए इस किस्म के फास्फोराइलेशन को हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहते हैं। तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन के ज़रिए यहाँ पर एक मॉलिक्यूल इस स्टेप पर बनता है जीटीपी, एक मॉलिक्यूल जीटीपी बनता है। ये जीटीपी बाद में एटीपी में कन्वर्ट होता है, जैसे यहाँ आपको दिखाया गया है, जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट टू फॉर्म जीटीपी, ये जीटीपी बाद में एटीपी बन गया। तो ये पूछा जा सकता है कि क्रेब्स साइकिल के किस स्टेप पर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से जीटीपी बनता है जो बाद में एटीपी में कन्वर्ट होता है, वो है बच्चों स्टेप नंबर 5। इस रिएक्शन को कैटलाइज करने वाला एंजाइम का नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेस। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेस यानी सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से जो कोएंजाइम ए रिमूव हुआ, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुआ वही एनर्जी इस्तेमाल होता है जीडीपी के साथ एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ने में और बनता है जीटीपी, ठीक है। तो यहाँ पर एंजाइम का नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेस, ठीक है बच्चों, ओके। अब आपके पास बना है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम से क्या बना है, सक्सिनेट बना है। अब बारी है स्टेप नंबर 6 की। स्टेप नंबर 6 में क्या होता है, ये जो सक्सिनेट है इससे और 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है। तो हाइड्रोजन रिमूव होने को क्या कहते हैं हम, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया यानी डिहाइड्रोजनेशन हो गया, डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है बच्चों FAD। तो FAD को जब हाइड्रोजन मिलता है तो बन जाती है FADH2। तो FADH2 किस स्टेप में बनता है, स्टेप नंबर 6 में बनता है। सक्सिनेट से जब हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ये सक्सिनेट बन जाती है फ्यूमरेट। तो इन द स्टेप नंबर 6 सक्सिनेट से बन जाती है फ्यूमरेट, उस दौरान डिहाइड्रोजनेशन हो जाती है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है सक्सिनेट से और वह हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है FAD और बन जाती है FADH2, ठीक है, ओके बच्चों। अब है स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 में क्या होता है, ये जो फ्यूमरेट है इस पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाती है और फ्यूमरेट से बनती है मेलेट। एंजाइम का नाम है फ्यूमरेस, ठीक, एंजाइम का नाम है फ्यूमरेस। फ्यूमरेस की मदद से फ्यूमरेट से मेलेट बन गया। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 8 जो लास्ट स्टेप है क्रेब्स साइकिल का। उसमें फिर एक बार मेलेट से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है और वो 2 हाइड्रोजन फिर वही, ये 2 हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन, ठीक, और प्रोटॉन के फॉर्म में निकलता है। ये हाइड्राइड आयन जो है NAD प्लस एक्सेप्ट करता है और इन दोनों से फिर बन जाती है NADH, ठीक, और ये प्रोटॉन यहाँ पर रहेगा प्रोटॉन की सूरत में। तो मेलेट से बन जाती है ऑक्जेलो एस्टेट इन द 8th स्टेप। 8वें स्टेप में मेलेट से बन जाती है ऑक्जेलो एस्टेट। मेलेट की डिहाइड्रोजनेशन हो गई यानी इससे हाइड्रोजन निकल गया, वो हाइड्रोजन NAD एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन, तो बन जाती है NAD से NADH प्लस H पॉजिटिव और ये मेलेट बन गया फिर ऑक्जेलो एस्टेट। इस तरह से ऑक्जेलो एस्टेट जिससे ये साइकिल शुरू हुआ था वापस रीजनरेट हुआ। यहाँ से ये साइकिल चला था ऑक्जेलो एस्टेट से, ये ऑक्जेलो एस्टेट अब फिर से एट द एंड ऑफ साइकिल फिर से रीजनरेट हो गया। तो ये ऑक्जेलो एस्टेट बार बार यूज़ भी होते हैं, बार बार रीजनरेट होती है। इस तरह से ये रिएक्शन जो है
एक साइक्लिक पाथ में घूमता रहता है, इसीलिए तो इसको हम साइकिल कहते हैं, साइट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपने देखा कि स्टेप नंबर 3, 4 और 8, 3, 4, 8 में जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ ऑक्सीडेशन की वजह से, उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया NAD ने और यहाँ बनता है NADH प्लस H पॉजिटिव। यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, तो इसका मतलब 3 मॉलिक्यूल जो है NADH प्लस H पॉजिटिव बन जाती है। कितने? 3 मॉलिक्यूल NADH प्लस H पॉजिटिव बन जाती है क्रेब्स साइकिल के दौरान। ये NADH किस स्टेप से जनरेट हुआ? स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 8 से। और स्टेप नंबर 6 पर भी डिहाइड्रोजनेशन हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, लेकिन उस वक्त NAD ने एक्सेप्ट नहीं किया, उस वक्त FAD ने एक्सेप्ट किया, तो बन गया FADH2। तो क्रेब्स साइकिल के दौरान एक FADH2 और 3 NADH प्लस H पॉजिटिव बना, ये आपको याद रखना है। इसी क्रेब्स साइकिल के दौरान 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हुआ स्टेप नंबर 3 और 4 पे। स्टेप नंबर 5 पर जो है एक सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से GTP बना, जो बाद में ATP में कन्वर्ट हुआ। तो ये मेन चीज़ें हैं जो क्रेब्स साइकिल के दौरान हुआ। तो क्रेब्स साइकिल के दौरान एसिटाइल कोएंजाइम A जो है इस साइकिल में एंटर किया और 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ। इस दौरान 3 मॉलिक्यूल NADH प्लस H पॉजिटिव बना, एक मॉलिक्यूल FADH2 बना और एक मॉलिक्यूल ATP बना GTP से। पहले GTP बना था जो बाद में ATP में कन्वर्ट हो गया। तो ये था बच्चों क्रेब्स साइकिल। अब हम क्रेब्स साइकिल को थोड़ा समराइज करेंगे। तो क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो गया 8 स्टेप में। इस 8 स्टेप में से जो 4 स्टेप है वो ऑक्सीडेशन का है। 4 स्टेप ऑक्सीडेशन है, जहाँ से हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है, उस हाइड्रोजन की वजह से 3 मॉलिक्यूल NADH प्लस H पॉजिटिव बना और एक मॉलिक्यूल FADH2 बना। 3 FAD ने एक्सेप्ट किया, एक FAD ने एक्सेप्ट किया हाइड्रोजन, 3 जो है NAD ने एक्सेप्ट किया। तो आपको 3 मॉलिक्यूल NADH बना और एक मॉलिक्यूल FADH2 बना। तो इस तरह से 4 जो है ऑक्सीडेशन स्टेप है। 8 स्टेप में से 4 जो है वो ऑक्सीडेशन का है। ठीक है बच्चों, ओके। 3 NADH प्लस H पॉजिटिव जो बन गया स्टेप नंबर 3, 4 और 8 से, आपको समझा है। एक FADH2 बना स्टेप नंबर 6 पे, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4 ऑक्सीडेशन स्टेप इसलिए कहते हैं। एक मॉलिक्यूल GTP बना स्टेप नंबर 5 पे बाय सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। पहले GTP बना जो बाद में कन्वर्ट हो गया ATP में। ठीक है बच्चों, और स्टेप नंबर 3 और 4 पे 2 मॉलिक्यूल जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुआ। ठीक है, ये टोटल समरी है किसका? क्रेब्स साइकिल का। ठीक है बच्चों, और इस क्रेब्स साइकिल के दौरान हुआ क्या? इस क्रेब्स साइकिल के दौरान एक एसिटाइल कोएंजाइम A इंटर किया और उससे 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। एक एसिटाइल कोएंजाइम A में जो एस्टेट ग्रुप है उसके पास 2 कार्बन है, वो 2 कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ, 2 कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। क्रेब्स साइकिल के दौरान एक एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर किया, 2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हुआ। इस साइकिल के दौरान जिस ऑक्सलो एस्टेट से साइकिल शुरू हुआ था, ठीक है, उस ऑक्सलो एस्टेट से पहले साइट्रेट बना, साइट्रेट से फिर बाकी मॉलिक्यूल्स बने और एट द एंड ये ऑक्सलो एस्टेट फिर से रीजनरेट हुआ। एट द एंड ऑफ क्रेब्स साइकिल ऑक्सलो एस्टेट जो है वो रीजनरेट हुआ, उसने साइकिल को फिर से कंटिन्यू करना है। तो ये था क्रेब्स साइकिल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। कल हम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।